हाँ जी बेटा स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो यार क्या चल रहा है जी आप लोगों का? हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर 10 एनसीईआरटी बुक और फिजिक्स पोर्शन हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो चैप्टर 10 में बेटा कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहले आई, उसके फंक्शन, उसका डायग्राम वायग्राम, होपफुली आपने डायग्राम बनाना सीख लिया होगा, आगे भी उसके फंक्शंस भी याद कर लिए होंगे, राइट। उसके बाद क्या किया जी हमने? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ओके, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। उसके बाद बेटा हम अगली स्टेज पे जा रहे हैं इस चैप्टर के, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। देखो जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो आपको लेंस भी पढ़ने पड़ेंगे, प्रिज्म भी पढ़ने पड़ेगी, ग्लास स्लैब भी पढ़नी पड़ेगी। तो लेंस आप पिछले चैप्टर में पढ़ कर आए, प्रिज्म वहां पे भी हो सकता था, रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है, लेकिन उसको कलरफुल वर्ल्ड के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि अब उसमें से एक कलरफुल स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा। प्रिज्म जब भी आप बात करोगे तो आपके माइंड में आता होगा कि उसमें से जब लाइट पास होती है तो इट गिव्स अ कलरफुल स्पेक्ट्रम, 7 डिफरेंट कलर्स में वो व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है। अब वो कैसे करता है बेटा, वो हम धीरे धीरे करके अभी नेक्स्ट 30 टू 40 मिनट्स में कवर अप करने जा रहे हैं। ओके, वीडियो का जो आपका लेंथ है या उसकी ड्यूरेशन है बेटा वो कम ही रखी है, ताकि आपको बीच बीच में क्या मिलता रहे, ब्रेक मिलता रहे। ठीक है जी। तो 35 टू 45 मिनट के बीच में अपनी वीडियो आ रही है, कुछ थोड़ी कम भी हो रही है, 30 तक भी रह रही है, तो थोड़ी इसलिए रखिए ताकि आपको कंटिन्यूटी में ना पढ़ना पड़े और थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। अगला टॉपिक आ गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ओके, तो पहली बात बेटा, जब भी आप प्रिज्म की बात करोगे तो उसकी शेप वेप आपको पता ही है। ठीक है, हम यहां पर 3 डायमेंशनल तो नहीं, जैसे बना सकते हैं नॉर्मल सा एक प्रिज्म बना दें। ठीक है जी। तो ये हम क्या बना रहे हैं जी? प्रिज्म बना रहे हैं, और प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को बेटा क्या कर रहे हैं? स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये कोई भी प्रिज्म होगा ना बेटा, एनी प्रिज्म, इसके 3 क्या होते हैं? फेसेस होते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जिसके अलोंग इसको रख दिया गया ना, किसी के भी अलोंग रख सकते हैं, इसको हम प्रिज्म का क्या कह देंगे? बेस कह देंगे बेटा। तो इट इज बेस। बेस के सामने वाला जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस डायग्राम में ए क्या है जी हमारा? इट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। जब लेंस में से लाइट पास होती है तो कैसे कैसे रिफ्रैक्ट होती है, वो हमने स्टडी किया हुआ है, कैसे डाइवर्ज होती है, कैसे कन्वर्ज। अब बेटा प्रिज्म में से लाइट कैसे बेंड होगी, वो एक बार हमने क्या करना है? स्टडी करना, राइट। ये जो डिस्पर्जन करता है, स्पेक्ट्रम बनता है, 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, अभी हम वो नहीं देख रहे, वो नेक्स्ट स्टेज में। पहले ये समझ में लगेगा, तब पता लगेगा कि वो कैसे क्यों 7 डिफरेंट कलर्स में इसको स्प्लिट कर देता है, राइट है। तो ये प्रिज्म है, इसके सामने वाला एंगल ऑफ प्रिज्म है। अगर हमने इक्विलेटरल प्रिज्म लिया तो जैसे मर्जी रख दो, जिसको मर्जी बेस मान लो, एंगल ऑफ प्रिज्म आपका सेम ही आएगा, 60 डिग्री। अगर बेटा प्रिज्म इक्विलेटरल नहीं है तो एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज होता रहेगा, बेस के ऊपर डिपेंड करता है कैसे उसको रखा गया है। ठीक है, तो बेस के सामने वाले एंगल को हमेशा क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ओके जी। अब हमने बेटा इसके ऊपर एक क्या डाली? मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली है। लाइट कैसी लाइट डाली है जी? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर लाइट, मतलब हमने व्हाइट लाइट नहीं यूज की। देखो व्हाइट लाइट जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। उसको जब प्रिज्म में से पास करोगे ना बेटा, वो 7 पार्ट्स में क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। अब अभी फिलहाल हमने व्हाइट लाइट नहीं यूज की, अभी रिफ्रैक्शन स्टडी करवा रहे हैं, प्रिज्म कैसे कैसे रिफ्रैक्ट करता है, तो हमने इसकी मोनोक्रोमेटिक ली है। विच लाइट? इट इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, मोनो मतलब बेटा सिंगल, क्रोमा मतलब कलर, सिंगल कलर लाइट यूज की गई है ताकि इसकी स्प्लिटिंग व्लिटिंग हो ना। भाई कलर ही नहीं होंगे जब, तो स्प्लिट कहां से होंगे? व्हाइट लाइट में 7 होते हैं, व्हाइट नहीं यूज कर रहे हैं अभी, वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, लाइट रेड कलर की। ठीक है, लाइट इट इज रेड। वो पिंक सा मैंने यूज कर दिया है, लेकिन मान लो क्या है? रेड, पिंक नहीं है, वायलेट सा। ओके, तो ये होगी बेटा आपकी कौन सी? इंसिडेंट रे। ओके, ये जो प्रिज्म है इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो यानी ये डेंसर है, बाहर एयर है बेटा। एयर इसके मुकाबले क्या मानी जाती है? रेयरर मानी जाती है। ये रेयरर है,
बाहर भी क्या है, रेयर। ध्यान से सुने, जब लाइट प्रिज्म में एंटर करेगी तो कैसे एंटर कर रही है, रेयर टू डेंसर। इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो ये किधर जा रही है बेटा, रेयर से डेंसर जा रही है। जब रेयर से डेंसर जा रही है तो इस जगह पर रेयर टू डेंसर जाते वक्त इसको किस तरह बेंड होना चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद करो सारी बातें, तो रेयर टू डेंसर जाते हुए बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होनी है, उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, पहले नॉर्मल बनानी पड़ेगी। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हमने इसके परपेंडिकुलर एक क्या ले ली, लाइन ले ली जो कि किसकी तरह एक्ट करेगी, नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। सो दिस इज नॉर्मल बेटा, ओके, ये नॉर्मल हो गई। अब रेयर टू डेंसर इसको किधर बेंड कर जाना चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जा रही थी सीधा, सीधा जा रही थी अच्छी भली, लेकिन रेयर टू डेंसर सीधा जाने की बजाय ये टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी नीचे की ओर, नॉर्मल नीचे है ना मेरे भाई, तो नीचे की ओर क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। तो रेयर टू डेंसर जाते हुए इसको किस तरफ बेंड कर जाना है बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान से समझना, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये नीचे बेंड कर गई, नीचे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। ये हो गई जी नीचे की ओर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। तो बेटा अब जब यहां पे टकराएगी ये, तो इसको फिर बाहर निकलना है। एक बार एक फेज से एंटर करेगी, दूसरे फेज से बाहर भी तो निकलना है। अब दूसरे फेज से जब बाहर निकलेगी, इस बार आपकी रिफ्लेक्शन होनी है डेंसर टू रेयर। पहले हुई थी रेयर टू डेंसर, अब कैसे होनी है बेटा, डेंसर टू रेयर। अब डेंसर टू रेयर इसको किधर जाना है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब उसके लिए सेकंड फेज के भी क्या चाहिए होगी, नॉर्मल चाहिए होगी बेटा। सेकंड फेज की नॉर्मल फिर बनाएंगे जब हम, तो फिर वही बात, सेकंड सरफेस पे क्या लेना पड़ेगा, एक 90 डिग्री वाली लाइन, ये एन है, इसको इंडेक्स मान लेते हैं। ये फिर से क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये होगी बेटा सेकंड नॉर्मल। ठीक है जी, तो मैं बनाता जा रहा हूं, आप अपने आप देखते चले जाओ, और बनाने पड़ेंगे, अपने हाथों से बनाओगे तब ये डायग्राम आएंगे। तो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस बार नॉर्मल ऊपर है, अभी जा रही थी इस तरफ, अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में ये और नीचे मुड़ जाएगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल के चक्कर में ये और नीचे मुड़ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और फाइनली ये कुछ ऐसे जाएगी, ओके। तो आपने समझना है जी, जब प्रिज्म में से लाइट पास होती है वो कुछ ऐसे बेंड करती है। जब लाइट कन्वेक्स लेंस में से पास होती है तो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे बेंड होती है नीचे फोकस की तरफ। ठीक है जी, ये ऐसे बेंड होती है। ये है रिफ्रैक्शन थ्रू अ कन्वेक्स लेंस। जब कनकेव लेंस के थ्रू बेटा लाइट पास करवाने की कोशिश करोगे तो ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी, ये पैरेलल डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। लेकिन बेटा जब किसी प्रिज्म में से लाइट पास करवाने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे जा रही है, पहले ये इधर बेंड होगी फिर और बेंड होगी। अल्टीमेटली दिस इज द पाथ ऑफ रे फॉलोड बाय व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। अब पॉइंट ये है कि लाइट कैसी है बेटा, सिंगल कलर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई है। अगर ये मोनोक्रोमेटिक ना होगी तो बेंड तो ऐसे ही होगी, बट वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, 7 अलग अलग कलर हो जाएंगे, इसलिए हमने अभी 7 कलर लिए ही नहीं। तो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, याद रखना। अब इसमें जो बेटा स्टार्टिंग से आ रही थी उसको कह दिया हमने इंसिडेंट रे, और ये जो फाइनली निकली है बाहर, इट इज कॉल्ड द एमर्जेंट रे। इट इज कॉल्ड द एमर्जेंट रे। जिस एंगल से बाहर निकली, सॉरी जो बाहर निकली उसको कहते हैं एमर्जेंट रे। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको कहते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। राइट है जी। अब यहां पर डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एंगल आएगा बेटा, इसलिए हम ये जो फालतू वालतू चीजें हैं एक बार इनको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, ताकि हमारा जो बोर्ड है
वो साफ साफ सा दिखाई दिए, जिसकी जरूरत है वही रखा हमने। ओके, अब यहां पे बेटा एक और एंगल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, ध्यान से सुनना। ये है जी तुम्हारा इनिशियल पाथ, इधर जा रही थी लाइट, ठीक है, और ये है फाइनल पाथ। तो अगर प्रिज्म ना होता, सोचो, अगर प्रिज्म ना होता तो लाइट ये जा रही थी, लेकिन प्रिज्म ने इसको 2 बार बेंड किया तो फाइनली ये जा रही है। ओके, तो अल्टीमेटली 2 बारियों में ऐसे जा रही थी अच्छी भली, पहले इसने बेंड किया और बेंड कर दिया, अल्टीमेटली ये इतना बेंड हो गई है, जा रही थी ऊपर को, इतना बेंड हो गई। यानी अपने पास से बेटा 1-2 बारी में, पहले यहां पे डेविएशन हुई, एक बारी 2 बारी में कितना डेविएट हो गई, टोटल इतना डेविएट हो चुकी है। इस पूरे एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म में से जब लाइट पास हुई, इतना एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको कहते हैं बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ध्यान रखना जी, इस एंगल को कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है जी एंगल ऑफ डेविएशन? इट इज एंगल बिटवीन, डी से डिनोट किया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वैसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको एनसीईआरटी बुक में किससे डिनोट किया हुआ है? डी से। तो हमने भी इसको किससे डिनोट कर दिया? डी से। ये पूरा बेटा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन यहां पे डिनोट किया जाता है। तो व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, कुछ इस तरह की रिफ्रैक्शन होती है, और ये एंगल ऑफ डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ने आगे चलकर हमें समझाना है कि डिस्पर्जन क्यों हुई। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, राइट है जी। तो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब मैंने आपको डायग्राम जानबूझ के पहले नहीं दिखाया, ताकि मैं ड्रॉ कर सकूं सारा का सारा, ठीक है। ड्रॉ करते हुए बेटा जब देखोगे तभी ड्रॉ करोगे, और ड्रॉ अपने हाथों से करोगे तब भी ये आएगा, बिना ड्रॉ किए हुए कुछ नहीं आएगा, अपने हाथों से कवर अप करना पड़ेगा चीजों को। तो ये वही डायग्राम है जो मैंने समझाया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये बेटा एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, और फाइनली ये सबसे इंपॉर्टेंट एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये डायग्राम भी आपको क्लियरली बिना देखे बनाना आना चाहिए। तो मेरी सजेशन, एक बार बनाकर देख लो तभी आगे बढ़ना, वीडियो रोक लिया करो, एक बार डायग्राम बनाकर देख लो तभी आगे बढ़ना। देखने देखने से कुछ नहीं होगा भैया, सत्संग नहीं चल रहा कि सुनते रहोगे और आ जाएगा, ठीक है जी। इसको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ओके, तो एंगल ऑफ डेविएशन का कंसेप्ट है। अब अगली बात समझना यार, एक और पॉइंट आगे। मान लो ये हमारा क्या हो गया? प्रिज्म। ओके, ये हो गया जी अपना प्रिज्म। ओके, अब यहां से टेढ़ा बन गया यार, सीधा करने की कोशिश करो। ये बना जी आपका प्रिज्म ए बी। ध्यान से समझना बच्चा लोग, इस पे हमने लाइट इंसिडेंट करा दी, ये सीधा जा रही थी, प्रिज्म के कारण क्या हो गई? डेविएट हो, ठीक है जी। ओरिजिनल पाथ ऊपर को है, फाइनल पाथ ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंट करता है कि कितना बेंड करेगा, कई बातों पे डिपेंड करता है, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, एक चीज नोट करके दे रहा हूं, नोट में लिखना है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। भाई एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, किस मटेरियल का बना हुआ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता होगा, लेकिन सबसे खास बात, इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सबसे बड़ी बात ये किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ। और कैसे डिपेंड करता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा है उतनी ही डेविएशन ज्यादा कम होनी है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना। तो मोर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेसर विल बी द डेविएशन। अगर मैं यहां से रेड लाइट पास करूंगा
तो उसकी डेविएशन कुछ और होनी है। अगर ग्रीन पास करेंगे तो उसकी डेविएशन कुछ और होनी है। अगर येलो पास करेंगे तो वो किसी और एंगल से डेविएट होगी, यानी कि बेंड होगी, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट है जी। तो अलग अलग कलर की बेटा अलग अलग वेवलेंथ होती है। अभी तो व्हाइट लाइट डाली है, सॉरी रेड लाइट, मोनोक्रोमेटिक, ये ब्लू है, मान लो ब्लू लाइट डाली है, मोनोक्रोमेटिक। तो वो तो चलो एक ही थी, जितना बेंड होना था हो गया। लेकिन बेटा आपको पता होगा कि जो व्हाइट लाइट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर हैविंग 7 डिफरेंट वेवलेंथ। विप ग्योर सुना होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ लेता है बच्चा। तो विप ग्योर आपने सुना होगा। तो बेटा व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। इस सीक्वेंस में कलर हैं। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। मतलब रेड हैज मैक्स वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा? मैक्स होती है। एंड वॉयलेट हैज मिनिमम वेवलेंथ, यानी इसकी वेवलेंथ क्या है? मिनिमम है। तो पॉइंट ये निकल रहा है बेटा, अगर प्रिज्म में से मैं वॉयलेट लाइट पास करूंगा उसकी वेवलेंथ मिनिमम है और डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो अगर वॉयलेट पास करता हूं तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण उसकी डेविएशन सबसे ज्यादा होनी है। वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड करेगा। अगर रेड लाइट पास करेंगे उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण उसकी डेविएशन सबसे क्या होनी है? कम होनी है। दैट मीन्स अगर ये डिफरेंट कलर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब अगर बेटा आप पास करते हो प्रिज्म में से, तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी लाइट होगी? वॉयलेट। सबसे कम कौन सी होगी? रेड। क्यों? क्योंकि वो जो एंगुलर डेविएशन है किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और वेवलेंथ के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब कैसे है ये पूरा डिटेल फार्मूला बेटा 12th क्लास में पढ़ोगे। अभी 12th क्लास में नहीं हो तुम लोग, अभी बाकी है समय। तो अभी फिलहाल इतना याद कर लो, ठीक है। बुक में ये नहीं लिख रखा है फिर भी, इसके बिना फिर डिस्पर्सन समझ में नहीं लगेगी। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगर हम प्रिज्म में से मोनोक्रोमैटिक नहीं, क्या पास कर दें भाई? व्हाइट लाइट पास कर दें। मतलब नॉर्मल व्हाइट लाइट पास कर दें, तो भाई ये जो व्हाइट लाइट है इसमें सारे कलर हैं। विप ग्योर के लगाकर ये 7 कलर से बनी हुई। पहले तो सारी की सारी किधर जा रही थी भाई? सीधा ही जा रही थी। अब सबने क्या करना है? डेविएट होना है, क्योंकि प्रिज्म डेविएट करता है। अब सबने डेविएट होना है, तो डेविएशन तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा किसकी डेविएशन होनी चाहिए? वॉयलेट की, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम। सबसे कम डेविएशन किसकी होनी चाहिए? रेड की, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो जब ये डेविएट होंगे बेटा, सबसे ज्यादा कौन डेविएट हो जाएगा? वॉयलेट। सबसे कम कौन होगा? रेड। 2 बार में होनी है ना, अंदर ही स्प्लिटिंग हो चुकी होगी। सबसे ज्यादा बेंड कौन हुआ? वॉयलेट। सबसे कम कौन सा हुआ? रेड। और अल्टीमेटली जब ये बाहर निकलेंगे, बाहर तक पहुंचेंगे, तो बाहर तक पहुंचते पहुंचते और डेविएशन हो जाएगी। सबसे नीचे कौन पहुंचेगा? वॉयलेट। और सबसे ऊपर कौन रह जाएगा? रेड। ठीक है जी। अल्टीमेटली बाकी कलर्स की डेविएशन भी उसके हिसाब से होगी। ओके, ये मान लो इंडिगो पता नहीं कौन सा कलर होता है यार, ये मान लो वॉयलेट हो गया। अगला ऐसे पहुंचेगा ब्लू, ये हो गया जी आपका ब्लू। ले लेते हैं चलो, ये भी ब्लू जैसा ही था। ये ऐसे पहुंच जाएगा। फिर ग्रीन, ग्रीन उसके बाद होगा। उससे अगला कौन सा हो गया? येलो, येलो यहां पहुंचेगा। और अल्टीमेटली ऑरेंज यहां पहुंचे। तो जब लाइट बेटा बाहर निकलेगी, तो जब ये बाहर निकलेगी
तो स्पेक्ट्रम में तब्दील हो चुकी होगी। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होनी है जी? वॉयलेट की होनी है। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होनी है? वॉयलेट की। पता नहीं यार ये वॉयलेट कलर है कि नहीं, ऐसी मैंने बना दी है। सबसे कम किसकी होनी है? रेड की होनी है। और क्या बन जाएगा? स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो स्पेक्ट्रम बनने का मेन कारण क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, मेन कहानी ही ये है। ये जो भी बनता है इसको क्या बोल देते हैं? स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, लाइट का स्पेक्ट्रम। तो इट इज टर्म्ड एज स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, तो ये हो गया लाइट का बेटा स्पेक्ट्रम। ये इसका कारण था। सबके एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है। जब भी ये बनाना हो सबसे नीचे वॉलेट होगा और सबसे ऊपर क्या होगा? रेड होगा। राइट है जी। अब इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अगली बात है हमारी डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। और भी चीजें डिस्पर्जन कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो डिस्पर्जन हो रही है वो कौन करवा रहा है? प्रिज्म करवा रहा है। तो अगली बात है कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। पूरी कहानी हमने आपको समझा दी है। तो व्हाट इज डिस्पर्जन बेटा? इट इज द फिनोमिना ऑफ splitting of white light into its constituent color. Phenomena of white light, phenomena of splitting of white light into constituent colors is called dispersion of light. अब यहां पे प्रिज्म की बात है, जरूरी नहीं है प्रिज्म ही, और भी चीजों से डिस्पर्जन बेटा हो सकती है। तो दिस इज द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन? भाई कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन? सीधी सी बात, एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये है कॉज। एंगल ऑफ डेविएशन किसके डिपेंड करता है? वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको डिस्पर्जन बेटा क्लियर होना चाहिए, डिस्पर्जन का डायग्राम भी क्लियर होना चाहिए। पूरी कहानी आपको बेटा समझा दी गई है कि ये प्रिज्म है, व्हाइट लाइट आएगी। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, क्योंकि इसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं। ऊपर से जो डेविएशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वेवलेंथ है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेड की। सबसे कम डेविएशन किसकी? रेड की। रेड सबसे ऊपर आएगा, वॉयलेट सबसे नीचे आएगा, बाकी इसके बीच में आएंगे। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन। जो जो पॉइंट बताए हैं वो समझ लो, डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। आप 10th क्लास के बच्चे हो, अभी छोटे बच्चे हो, तो डायग्राम वायग्राम पे बेस क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये आपको डायग्राम बेटा बनाने भरपूर आने चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करवाता हूं जी, डिस्पर्जन वाला आपको क्या क्या करने हैं, कैसे कैसे ये डेविएट करता है, क्लियर होना चाहिए। और इसमें एक एंगल ऑफ डेविएशन का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अब एंगल ऑफ डेविएशन के कंसेप्ट के बाद ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी डेविएशन सबसे ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी डेविएशन सबसे कम। तो वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट करेगा क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम, रेड सबसे कम डेविएट करेगा, और उसके हिसाब से सीक्वेंस में डेविएट करेंगे। इसलिए बेटा जब ये प्रिज्म में से पास होंगे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर पाए जाएंगे और हमें मिलेगा एक बढ़िया सा स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। तो स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे बनता है, ये हमने आपको समझा ही दिया। राइट है जी। तो डायग्राम वायग्राम बनाना सीखना, बाकी छोटी मोटी बातें और है वो भी कवर अप कर लेते हैं। अब बेटा रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, एक और डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है। तो ना एक न्यूटन नाम का बंदा था, पता होगा। अब न्यूटन ने क्या किया? मतलब बहुत कुछ किया, हर जगह पे न्यूटन का नाम मिल ही जाता है। जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक न्यूटन कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रूप में मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पे भी आप बुक पढ़ो, बुक में न्यूटन का नाम दे रखा है कि उसने क्या किया कि प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास हुई, ठीक है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गए। कहता आगे एक और प्रिज्म लगा के मैं ये जो 7 कलर है इसके भी साथ के 14 बना देता हूँ। आगे स्प्लिट करने की कोशिश की तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बल्कि रिकम्बाइन हो गए, वो फिर से व्हाइट लाइट निकलने लग गई। एक प्रिज्म लिया, उसमें से 7 कलर आ रहे थे, कह रहा मैं एक और प्रिज्म लगा के 7 के भी 14 कर देता हूं।
21 कर देता हूं कि और कलर निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली फिर वो कंक्लूड करता है कि भाई 7 ही कलर होते हैं। लाइट के अंदर होते ही कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। अब ये प्रूव्ड फैक्ट है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर। ओके, तो अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेशन हो गई बेटा। ओके, तो एक ये डायग्राम है, ये इग्नोर्ड डायग्राम है, बट इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इसको इग्नोर मत करना। बच्चा प्रिज्म वाला बना लेता है, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम वाला बना लेता है, लेकिन ये डायग्राम छोड़ देता है। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, इसको भी करना है। राइट है, समझा मैं देता हूं कि क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है भाई यहां से व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट में कितने कलर थे? 7 कलर थे। 7 में से मतलब स्प्लिट हो गए। सबसे नीचे कौन सा आ गया? वॉयलेट आ गया। सबसे ऊपर कौन सा आ गया? रेड आ गया। ठीक है, वो और यहां पर ये स्प्लिटेड कलर आ रहे हैं। अब आगे बेटा उल्टी दिशा में रखकर एक दूसरा प्रिज्म रख दिया, उसमें फिर से डेविएशन होनी है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन। ओके, क्योंकि उल्टा रख दी ना प्रिज्म बेटा, ये डेविएशन नीचे को हो रही थी, ये जब दोबारा इस प्रिज्म में रखी, ये ऊपर को होगी, ये ऊपर मुड़ गई, ये ऊपर मुड़ गई। अब जब ये वापस उल्टी डायरेक्शन में डेविएशन हो गई तो ये वापस मिल गई। मिलने के बाद फिर से व्हाइट लाइट बन गई और फाइनली बाहर क्या निकली? व्हाइट लाइट निकली है। ओके, इसको कहते हैं, इस पूरा का पूरा डायग्राम है, इट इज कॉल्ड डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ठीक है, दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज अ डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ओके, तो ये डायग्राम बेटा बनाना सीखना। इसमें मतलब एक बार फिर से बता देता हूं, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। ये दो उल्टी डायरेक्शन में प्रिज्म लगाए हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेविएट कर रहे हैं। अच्छा वाला स्पेक्ट्रम बन रहा था, आगे प्रिज्म रख दिया, प्रिज्म में से जब ये लाइट घुसेगी वापस डेविएट हो गए। जब ये 7 कलर्स वापस डेविएट होंगे तो क्योंकि अलग अलग डेविएट होना है इन्होंने, ये वापस उतना उतना ही डेविएट होकर मिल जाएंगे। ओके, मिल जाएंगे तो बाहर जब निकलेगी तो क्या निकलेगी? व्हाइट लाइट निकलेगी। मेरे हिसाब से पिछले डायग्राम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। अगेन मेरी सजेशन कि भाई वीडियो रोक लो और ये डायग्राम एक बार बनाकर देख लो, तभी बात बनेगी। नहीं तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हो, फिर तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो और कोई देखो जिसमें चुटकुले सुना रहा हो, कोई ऐसी चीजें देखो। अभी भैया चुटकुले सुनने का समय बिल्कुल भी नहीं है, टाइम ही नहीं है। एक एक मिनट कीमती है, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो। रिवीजन टाइम है ये, रिवीजन टाइम, चुटकुले सुनने का टाइम नहीं है। तो जैसे जैसे मैं कहता हूं फॉलो करोगे तभी आएगी फिजिक्स। और हाँ, अगर सारे के सारे शुरू से लेके एंड तक भाई ये रिवीजन प्लान आपने कवर अप कर लिया तो बस तर गए समझो। फिजिक्स में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला। अभी तो टॉपिक चल रहे हैं, क्वेश्चंस भी खूब कराने हैं अभी हमने। ठीक है, तो साथ जुड़े रहो तो बढ़िया रहोगे। ओके जी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम वाला डायग्राम आपने करना है। प्रिज्म का डायग्राम ये वाला तो सब बना लेते हैं, इससे पीछे वाले डायग्राम नहीं सबको आते, बना ही लेगा बच्चा। बस इसमें ना सीक्वेंस का ध्यान रखना, वॉयलेट नीचे रेड ऊपर, ये गलत होगा, उल्टा सीक्वेंस होगा, गलत कर देगा एग्जामिनर, कहेगा ये स्पेक्ट्रम तो बचपन से आता था, मेन बात तो क्या थी? सीक्वेंस क्या रखा। राइट है जी। अब एक फिनोमेना बेटा और होगा जहां पे आपने 7 कलर्स में स्प्लिट होते हुए लाइट को देखा होगा, रेनबो, है ना। तो अगला एक कंसेप्ट है छोटा सा, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये भी डिस्पर्जन के कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो ये आपको समझा देते हैं। रेनबो कैसे फॉर्म होता है? जब बरसात वगैरह पड़ चुकी होती है और उसके बाद बरसात के बाद फिर से सूरज अपना मुखड़ा बाहर निकालता है, रोशनी आती है, तो बेटा एयर में वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। अभी जब वो रोशनी आती है, व्हाइट लाइट उन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में से पास होती है। अब वाटर का जो ड्रॉप है वो भी एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इट एक्ट्स लाइक ए प्रिज्म, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। और उसमें से जब लाइट पास होगी, फिर वही बात कि अलग अलग कलर की अलग अलग डेविएशन होती है, तो उससे भी स्पेक्ट्रम बनता है। और स्पेक्ट्रम आगे जो आसमान है, बादल बादल है आगे, दे एक्ट एज स्क्रीन, और वहां पर वो स्पेक्ट्रम बनता हुआ दिखाई देता है। तो रेनबो फॉर्मेशन कब होती है? रेन के बाद, जब सूरज निकल रहा हो। राइट, बीच में क्या है? अभी जगह जगह पर एयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स, लाइट आती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में से पास होती है, दे एक्ट एज स्मॉल टाइनी प्रिज्म, डिस्पर्सन हो जाती है अलग अलग कलर की, अलग अलग डेविएशन, और आगे बादलों के स्क्रीन पर क्या बन जाता है?
रेनबो बन जाता है। अब ध्यान देखो, जिस तरफ सन होगा रेनबो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है ना। रेनबो किस तरफ बनेगा, जिस तरफ सन है उसी की तरफ देखोगे तो भाई कुछ नहीं दिखना, जिस तरफ सन है उससे उल्टी दिशा में देखोगे तो आपको रेनबो दिख सकता है, और बड़ी कॉमन बात है, रेनबो दिखता है। वैसे दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम सिंपल रेनबो कैसे बन रहा है, प्रिज्मेटिक एक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट उतने ही समझा रहे हैं। ओके, अब ध्यान से सुनना, ये वाटर का ड्रॉप है, रेन ड्रॉप, ठीक है। अब इसमें प्रिज्म के साथ साथ एक और फिनोमेना होता है इसमें, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी तो हम डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो करेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलने वाला इस साल तो मौका। अब अगले साल जब शुरू से मान लो 10th की वीडियो बनाई है, 10th की वीडियो हम बनाते नहीं है, ये तो रिवीजन के लिए इस बार समय था, चलो हमने बना दी, ठीक है। अदरवाइज हम 12th 11th के साथ ही बेटा डील कर रहे हैं, तो 10th की वीडियो बनाते नहीं, लेकिन चलो अब ज्यादा डिटेल वाला अभी मौका नहीं मिलने वाला, अभी इस पे स्टिक करते हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट है बेटा, रेन ड्रॉप, यहां से सनलाइट आई, इस पॉइंट पे फिर वही बात, रेयर टू डेंसर एंटर कर गई। जब रेयर टू डेंसर एंटर करेगी तो डेविएशन होनी है। अब व्हाइट लाइट में कितने कलर है, 7, अलग अलग कलर का एंगुलर डेविएशन अलग अलग होगा। ज्यादा किसने डेविएट करना है, वॉयलेट ने, कम किसने करना है, रेड ने। तो रेड कम कर रहा है, वॉयलेट ज्यादा कर रहा है, ये अलग अलग होते हुए दिख रहे हैं, बाकी कलर इन्होंने शो नहीं किए। भाई पानी का ड्रॉप बहुत छोटा होता है, अब उसमें कितने कलर शो करेगा, वो ज्यादा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ जाएगा, तो इसलिए इसने एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, 2 ही कलर शो किए हैं, ऊपर रेड रह गया, नीचे क्या रह गया, वॉयलेट। अब बेटा यहां पे स्प्लिटिंग हुई, इस जगह पर, इस पॉइंट पर ये बाहर नहीं निकली, यहां पे हुई है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैंने बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है अभी नहीं बता रहे, बस इतना बता देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्रैक्ट होकर बाहर नहीं आती, वापस मुड़ जाती। अब यहां पे जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, थोड़ा बहुत फर्क यहां पे और पड़ गया, और जब ये बाहर निकली फिर डेंसर टू रेयर बाहर आ रही है, फिर डेविएशन हुई, थोड़ा फर्क यहां पड़ गया, और अल्टीमेटली बाहर आते आते सबसे नीचे वॉयलेट, उसके ऊपर रेड, और बाकी बीच में कलर्स आ जाते हैं और रेनबो फॉर्मेशन हो जाती है, राइट है जी। सो दिस वाज रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। बेसिकली रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म जब हम कर रहे हैं तो हम किसके साथ डील कर रहे हैं बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के साथ डील कर रहे हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जब आप पढ़ोगे तो एक आपको प्रिज्म वाला डायग्राम चाहिए जिसमें स्पेक्ट्रम होता हुआ दिखे, एक आपको एंगल ऑफ डेविएशन बेटा कैसे वेवलेंथ के साथ पे डिपेंड करता है, और एंगल ऑफ डेविएशन वाला डायग्राम जो सबसे पहले मैंने बनाया था वो चाहिए होगा, और उसके बाद बेटा एक ये रेनबो फॉर्मेशन का कंसेप्ट भी हम देख लेते हो, ठीक है। और एक वो मैंने बोला था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, जिसमें 2 प्रिज्म लगाए थे, डिस्पर्जन हुई नहीं। तो जितने के डायग्राम आए, बार 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 एक ही बात, एनसीईआरटी बुक का एक एक शब्द करना पड़ेगा, इससे ज्यादा फिर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, एक एक शब्द करना पड़ेगा, राइट है जी। तो अगली स्टेज पे जाने से पहले फिर आपको दे रहे हैं छोटा सा ब्रेक, पानी वानी पियो, उसके बाद दोबारा आओ, अगले सेक्शन पर जा रहे, ठीक है जी। तो लो जरा ब्रेक थोड़ा।